हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो आप चालू करें, क्योंकि अब वक्त नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, हमने इससे पहले जो हमारा लेक्चर था, हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में चर्चा की थी। जो हमारा एक दो लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, लेकिन इस चैप्टर के कई अभी अहम टॉपिक ऐसे हैं जो अभी नहीं पढ़ाए गए हैं, और मैंने आपसे वादा किया कि मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है थ्राम्बोसाइट्स या प्लेटिलेट्स, यूं कह लें, प्लेटिलेट्स या थ्राम्बोसाइट्स के बारे में चर्चा की गई है। और वहां बता दिया है कि प्लेटिलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है, और इसकी संख्या अगर घट जाती है तो ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में यानी कोआगुलेशन में इसके रिडक्शन की वजह से, कमी की वजह से इसमें कमी आ जाती है, यानी ब्लड जल्दी नहीं जमता है। और ये चीजें किसमें होती है? डेंगू वगैरह में होती है। बस इससे ज्यादा नहीं दिया है। तो दोस्तों, इसी चीज को मैं एकदम थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूं। जब मैं इसे ग्राफ के थ्रू या इमेज के थ्रू बताऊंगा, तब आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगे और आप कोरिलेट कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, एनसीईआरटी में क्या दिया है? प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स प्लेटिलेट्स या यूं कह लें हम थ्राम्बोसाइट्स। प्लेटिलेट्स की स्पेलिंग क्या मैं सही लिखा हूं दोस्तों? नहीं, देखिए ये है, ये आपके भैया को भी कुछ नहीं आता है भैया, हमने गलत लिखा था। प्लेटिलेट्स या थ्राम्बोसाइट्स, क्या कहते हैं इसको? थ्राम्बोसाइट्स। तो ये प्लेटिलेट्स या थ्राम्बोसाइट्स, इनकी संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। कितनी संख्या होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। ये प्लेटिलेट्स जो होते हैं या थ्राम्बोसाइट्स होते हैं जो हैं, इनकी संख्या 1.5 लाख से 3 लाख होती है। और यही जब डेंगू या किसी को या और कोई बीमारी होती है, चिकनगुनिया या डेंगू वगैरह होता है, डेंगू में अक्सर इनकी संख्या घट जाती है। किसी को 80,000 आ गया, किसी को 1 लाख हो गया, और वो घबरा जाते हैं। डॉक्टर बोलता है तुम्हारे प्लेटिलेट्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। तो अब आम आदमी नहीं समझ पाता, तो उन्हें बोलते हैं व्हाइट ब्लड की कमी हो गई है, सफेद खून का कमी हो गया है। यही प्लेटिलेट्स डेंगू वगैरह में कम होते हैं, इनकी संख्या घट जाती है। और इनकी संख्या घटने से हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब खून का थक्का, हमारा खून नहीं जम पाता है जब कहीं हमारा कट वगैरह हुआ तो ब्लड लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं डेंगू वगैरह में। अब इसी को हम खुल के पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। एनसीईआरटी का जो मैंने था वो बता दिया दोस्तों। एक बार फिर मैं एनसीईआरटी आपके सामने रिसाइट कर दूं, ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए, फिर हम इसे विस्तार में बताएंगे दोस्तों। ये जो हमारा ये थ्राम्बोसाइट्स या प्लेटिलेट्स से बनता कहाँ है, पहले ये भी देख लें। ये हमारे बोन मैरो से बनता है। बोन मैरो यानी इसको कहते हैं ना, फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल। एक सेल का टुकड़ा होता है ये थ्राम्बोसाइट्स या प्लेटिलेट्स। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे बोन में मेगा कैरियोसाइट सेल होते हैं, उन्हीं से ये हमारा प्लेटिलेट्स या थ्राम्बोसाइट बनता है। और ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? फीमर की हड्डी में ज्यादा ये बोन मैरो पाए जाते हैं। वैसे तो अस्थि में, हड्डी में ही पाए जाते हैं बोन मैरो, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हमारे फीमर की हड्डी, क्योंकि ये हड्डी मोटी और बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, इसीलिए। तो अब दोस्तों आइए देखते हैं इसको एनसीईआरटी में क्या कहा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्लेटिलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्राम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। वही जो हमने मैं बताया कि मेगा कैरियोसाइट से बनता है, और ये फ्रेगमेंट है स्पेशल सेल का। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटिलेट्स mm per cube. Platelets can release a variety of substances, more of which are involved in the coagulation or clotting of blood. इसमें कह रहा है कि प्लेटलेट्स बहुत सारी वैरायटी की चीजों को रिलीज करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। A reduction in their number can lead to a clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body. यानी बता रहा है कि इसमें अगर ब्लड में प्लेटिलेट्स की संख्या कम हो जाएगी तो इससे आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, और जिससे अधिक ब्लड स्रावित होने की, अधिक ब्लड लॉस होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। ये चीजें कहाँ होती हैं? डेंगू में। हालांकि एनसीईआरटी में चीजें इसे यहां नहीं दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं हम प्लेटिलेट्स के बारे में। प्लेटिलेट्स एक प्रकार का
सबस्टेंस रिलीज करता है, जो है फैक्टर जिसको हम कह लें, प्लेटिलेट्स एक प्रकार का फैक्टर रिलीज करता है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और यूं कह लें कि क्लॉटिंग में, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम भी अहम रोल अदा करता है। तो अब ये हमारा कोआगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हमने हेडिंग डाला है, जो कि एनसीईआरटी में हम प्लेटिलेट्स और थ्रोम्बोसाइट के अंडर में पढ़ते हैं, यानी कि उसी में ये टॉपिक आ जाता है दोस्तों। तो अब हम यहाँ खुलकर देखेंगे प्लेटिलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। मैंने तो ये सारी चीजें बता दी कि ये 1.5 लाख है, 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, और इसकी कमी होने से डेंगू वगैरह होता है। अब ये प्लेटिलेट्स का थक्का जमता कैसे है ये भी देख लेते हैं। जब हमें कट वगैरह लगता है तो जो है कैस्केड प्रोसेस शुरू होता है हमारे अंदर, उसमें से 13 फैक्टर ऐसे होते हैं जो रिलीज होते हैं। कैस्केड प्रोसेस, इसको ये बात को ध्यान रखना है। जब हमें कहीं कट लगता है, कट जाता है, जो खून ब्लीडिंग होने लगती है हमारी, जब खून रिलीज होने लगता है, तो उसको जमाने के लिए हमारे ब्लड को एक कैस्केड प्रोसेस होता है, जो जिसमें लगभग 13 फैक्टर रिलीज होता है। हालांकि वो हमारे इस सिलेबस में, नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी लेके बता रहा हूं, ताकि आपको जानकारी रहेगी तो आप आगे भी अपना खुद कर सकते हैं, और अपने बच्चों को अगर चाहें आप फ्यूचर में हमारी तरह पढ़ाना तो आप पढ़ा भी सकते हैं। जानकारी आपको नुकसान नहीं करेगी दोस्तों। ये समझ ले कि ये होम्योपैथिक दवा है, फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। हालांकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं एलोपैथ के, ये मजाक कर रहा था मैं। गांव में कहते हैं ना देसी दवा है, नुकसान ना करी भैया, जड़ी बूटी हुए, तो यही है, कैस्केड प्रोसेस होता है। आइए देखते हैं कैस्केड प्रोसेस, ये कितना, इसमें 13 फैक्टर रहते हैं, लेकिन हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है। अब ये देखिए, ऐसे कई सारे फैक्टर, मतलब कई प्रोसेस होंगे 13 टाइम ऐसे। उसके बाद ये क्या रहेगा, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम रिलीज करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होगा, काइनेज कॉम्प्लेक्स, थ्रोम्बोकाइनेज, ये बी है दोस्तों, एक मिनट मिटा के इसको सही से बना देता हूं। थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स, ये हमारा क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स जो हमारा है एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये, यानी कॉम्प्लेक्स यानी ग्रुप, समूह है ये। अच्छा, ये दोस्तों हमारे ब्लड में प्रोथ्राम्बिन रहता है, जिसको एक्टिव करते हैं तो थ्राम्बिन बन जाता है। इनएक्टिव फॉर्म में हमारे क्या रहता है, प्रोथ्राम्बिन। प्रोथ्राम्बिन हमारे ब्लड में क्या रहता है, प्रोथ्राम्बिन। जब हमें कहीं कट लगता है तो ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ये इस प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेज में किसमें बदलते हैं, थ्राम्बिन में। किसमें, थ्राम्बिन में। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में। किसमें, इनएक्टिव यानी निष्क्रिय फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में निष्क्रिय रहता है ये कह ले कि ये निष्क्रिय, यूं कह ले तो निष्क्रिय रहता है ये, हिंदी में भी आप जान लें। ये हमारे ब्लड में प्रोथ्राम्बिन नाम का सबस्टेंस है जो है इनएक्टिव रहता है। थ्रोम्बोकाइनेज जो है जब हमें कट लगती है, जहां हमें कट जाता है, तो ये थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में कन्वर्ट करता है। किसमें, थ्राम्बिन में। थ्राम्बिन में कन्वर्ट करेगा जो एक्टिव हो जाएगा। किसमें, थ्राम्बिन में। थ्राम्बिन नाम के एंजाइम में ये एक्टिव करेगा। ये प्रोटीन है थ्राम्बिन। क्या है, थ्राम्बिन, एक समझ लें यूं कि प्रोटीन है। प्रोथ्राम्बिन हमारे ब्लड में ऑलरेडी मौजूद है। जब हमें कट लगा तो ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में कन्वर्ट किया, और ये एक तरह का प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है दोस्तों। यहां तक आप समझे। अभी देखना, मैं इसको इतना आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि आपको हमेशा उम्र भर याद रहेगा। ये प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में कौन कर रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स, जो कि कैस्केड प्रोसेस में आता है। ये कई सारी घटनाएं होती हैं तब ये थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो हमारे ब्लड में प्रोथ्राम्बिन ऑलरेडी मौजूद है, इसी को जब कट लगता है तो ये मैसेज देता है थ्रोम्बोकाइनेज, यानी एक सूचना भेजता है। कैसे, एक जिले का डीएम होता है, जब कहीं जिले में कोई घटनाएं घटित होती है तो डीएम आदेश करता है कि जाओ वहां कंट्रोल करो। वही काम ये कर रहा है थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स, प्रोथ्राम्बिन को भेजता है मैसेज, और ये इनएक्टिव फॉर्म से डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं थ्राम्बिन में। प्रोथ्राम्बिन से थ्राम्बिन, नाम एक ही है, प्रो हटा देंगे तो थ्राम्बिन बन जाएगा।
ये देखिए जैसे आपका पैशन प्रो आता था बाइक, तो उसमें से प्रो हटा दो तो पैशन ही सिर्फ बचा, ऐसे ये प्रो हटाओगे तो थ्राम्बिन बचा, तो यही प्रोथ्राम्बिन यहाँ थ्राम्बिन में बन गया, यानी ये इनएक्टिव में था, अब यहाँ आकर एक्टिव में बन जाएगा, ये एक्टिव हो गया, क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म में हो गया। यहाँ निष्क्रिय था ये, लेकिन यहाँ आके सक्रिय हो गया, सक्रिय एक्टिव हो गया, कहां हो गया, एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया, बोलते हैं ना जागरूक कार्यकर्ता, जैसे यूं कह लें अपने यूपी बिहार में बहुत इस समय सब घूमते रहे हैं नेता लोग, तो वही कहते हैं यहाँ। तो अब ये इसको मैं मिटा दूं ताकि आगे और हम फर्दर चर्चा कर सकें दोस्तों, मिटा दूं, अगर आप इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसे मिटाने की जहमत करता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने ले लिया होगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आपको जो चीजें नहीं समझ में आएंगी आप हमें जरूर कमेंट कर कर पूछें, या कहें सर आपका या भैया आपका जो है ये पढ़ाया हुआ बहुत तेज जा रहा है, बाउंस बॉल मार रहे हैं आप, सर के ऊपर से जा रहा है, थोड़ा स्लो करिए। हाँ, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू टीचिंग और एक्सप्लेनिंग टू यू, यार बाय यू कैन से एनी वर्ड्स। अंग्रेजियां झाड़ने में थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी निकल ही जाता है यार, क्योंकि हैबिट हो गई है। हालांकि हम माफी चाहते हैं, हम इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। अच्छा दोस्तों, ये देखिए जो हमारे ब्लड में क्या था, प्रोथ्राम्बिन, क्या था, प्रोथ्राम्बिन। अच्छा ये जो है, ये थ्राम्बोकाइनेज जो है क्या था, थ्राम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम क्या था, थ्राम्बोकाइनेज कम्प्लेक्स इसको हम कह लें या एंजाइम कह लें। इनएक्टिव ब्लड में हमारे है ये, यहां मिला दे रहे हैं, इनएक्टिव था, क्या था, इनएक्टिव यानी निष्क्रिय था, ये यूं कह लें कि निष्क्रिय था, निष्क्रिय था यूं। और थ्राम्बोकाइनेज कम्प्लेक्स जब आया कैस्केड प्रोसेस थे, तो ये प्रोथ्राम्बिन को किसमें बदल दिया, थ्राम्बिन में, किसमें, थ्राम्बिन में, प्रो हटा देंगे सिर्फ वही चीज नाम आ जाएगा, ये याद करने का तरीका है, थ्राम्बिन में। अब ये क्या हुआ, एक्टिव हो गया, क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, सचेत हो गया हमारे ब्लड में। क्यों, क्यों, क्योंकि ये सूचना दे रहा है कि कट लगी है और उसको जल्दी से घाव को बंद करना है, नहीं तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा और आदमी की डेथ होने की संभावना रहेगी या ज्यादा खून गिर जाएगा। तो ये कैस्केड प्रोसेस के थ्रू ये प्रोथ्राम्बिन से थ्राम्बिन बना, यानी कि ये एक प्रोटीन है, क्या है, थ्राम्बिन क्या है, एक प्रोटीन कम्प्लेक्स है, प्रोटीन कम्प्लेक्स है, क्या है, कम्प्लेक्स है। अब दोस्तों, अब ये थ्राम्बिन क्या देखेगा, ये हमारे अंदर फाइब्रिनोजन भी रहेगा, क्या, फाइब्रिनोजन। जब आप रिसाइट करेंगे, पढ़ेंगे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। फाइब्रिनोजन हमारे ब्लड में ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे प्रोथ्राम्बिन रहता है, ऐसे फाइब्रिनोजन ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव यानी निष्क्रिय फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में। अब ये फाइब्रिनोजन को ये थ्राम्बिन एंजाइम क्या है, ये थ्राम्बिन फाइब्रिनोजन को किसमें, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, किसमें, फाइब्रिन में, किसमें, फाइब्रिन में, फाइब्रिन यानी रेशे में, फाइब्रिन में एक्टिव कर देता है, किसमें, फाइब्रिन में दोस्तों, क्या करता है, एक्टिव कर देता है। ये देखिए यहां निष्क्रिय था, ये थ्राम्बिन, पहले देख लें कैस्केड प्रोसेस होता है, हमारे ब्लड में प्रोथ्राम्बिन होती है, जहां कट लगता है तो ये थ्राम्बोकाइनेज कम्प्लेक्स जो है ये एक एंजाइम है, क्या है, ये एक एंजाइम है दोस्तों। तो ये एंजाइम ये हमारे जो ब्लड में इनएक्टिव प्रोथ्राम्बिन था इसको एक्टिव करता है, थ्राम्बिन बनाता है, और ये थ्राम्बिन हमारे फाइब्रिनोजन जो ब्लड में पहले ही से ऑलरेडी मौजूद है, इनको फाइब्रिनोजन को फिर एक्टिव करता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते थे हमारे ब्लड में उन्हें एक्टिव करता है, तो ये फाइब्रिन बनते हैं। और ये फाइब्रिन जो है एक धागे नुमा रेशे नुमा चीज होती है, कैसे, यूं देख लें, ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये जाल बन जाता है, ये फाइब्रिन है, क्या है
ये फाइब्रिन है, ये जो फाइब्रिनोजन है फाइब्रिन बनाता है, या हम इसको यहाँ हमें दर्शाना चाहिए था, चलो ये आप समझ लें कि ये चीजें ये हैं, जैसे फाइबर की तरह, यानी कि एक जाल बना लेता है। और ये फाइब्रिन जो है हमारा, यूं कह लें, अब इसको आप ऊपर का छोड़ें, यहाँ देखें, ये यही चीज यहाँ है। अब ये फाइब्रिन जो है हमारे डेड सबस्टेंसेस से मिलकर, कैसे, किससे, इसी से मैं यहाँ लिख लूं, यहाँ फाइब्रिन लिख लेता हूं, आप समझे रहना। ये अब चीज ऊपर छोड़ देना इसको, ये फाइब्रिन को हमने समझ लो यहाँ उठा के रख दिया है। अब ये फाइब्रिन हमारा ये जाली हो गया, प्लस हमने क्या ले लिया, डेड सबस्टेंसेस, जो हमारे कटे ना, तो हमारा घाव लगा जहां, वहां के सेल मर जाते हैं, जहां कट हुआ, जहां कट लगा वहां के सेल हमारे डेड हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेड सबस्टेंसेस। क्या, डेड सबस्टेंसेस, डेड सबस्टेंसेस। तो ये हमारे डेड सबस्टेंसेस अब मिलाकर ये जो हमारे बनाएंगे, इसी के वजह से हमारा ब्लड जमता है, हमारा खून बहना रुकता है, इसी के वजह से जो हमारे जहां कट लगता है वहां पर कुछ गाढ़े कलर का, गाढ़े डार्क कलर का कुछ स्कम बनता है ना, तो वो इसी चीज से बनता है, ये फाइब्रिन से और ये डेड सबस्टेंस, जो हमारा डेड सेल है, ये दोनों मिलकर एक जाली नुमा संरचना बना लेते हैं। कैसे, यूं देखें, ये ऐसा ऐसा मैंने ये कर दिया, ये जाली नुमा के लिए ये, और फिर ऐसा ऐसा ऐसा, अभी आप देखेंगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीजें। अब ये जो जाली नुमा है, इसी पर आकर ये ऐसे 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 थक्का बना लेते हैं। क्या, ये जाली पर, अच्छा ये सब माइक्रोमीटर में है, बहुत सूक्ष्म होते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यू कांट सी दीज थिंग्स, दीज एक्टिविटी बाय नेक्ड आई, ओपन आंखों से, आर यू कैन से बाय ओपन आई, नेक्ड आई, only you can say these process by the microscope, या you can say it by the ultra microscope। तो ये चीजें देखो, ये इस तरीके से जाली बना लेती हैं और वहां पर ब्लड को, एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोक देती है। क्या बनता है, क्लॉट या कोआगुलम इसको कहते हैं हम, या स्कम कहते हैं। क्या कहते हैं, यूं कह लें, यहां मैं लिख देता हूं, इसको क्लॉट कह लें हम, या कोआगुलम कह लें, कोआगुलम कह लें, या अच्छा इसको मिटा ही देता हूं, इधर क्लॉट कह लें, कोआगुलम कह लें, या स्कम कह लें। क्या, स्कम कह लें। ये सारी चीजें दोस्तों, एक्सक्यूज मी, तो ये सारी चीजें, स्कम, ये सारी चीजें जो जमा हुआ रहता है, ब्लड हमारा जहां कटता है, जो बनता है घाव पर, इसको क्लॉट भी कह लें, कोआगुलम कह लें, स्कम कह लें, जो ब्लड को रोकने के लिए अहम रोल अदा करता है। ये डार्क रेडिश कलर का होता है, किसमें, डार्क रेडिश कलर का, जो हमने बताया ना कि गाढ़े कलर का होता है। ये था हमारा ब्लड क्लॉटिंग का दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि ये कैसे, इसका क्या है, कैल्शियम इसमें अहम रोल अदा करता है, किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। जो कैल्शियम है Ca2 पॉजिटिव जो हमारा रहता नहीं है, ये देखें, ये कैल्शियम, कैल्शियम को हम Ca2 पॉजिटिव कहते हैं ना, यानी दो चीजें इसमें से लॉस हुई हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसके लॉस हुए हैं कैल्शियम के, तो Ca2 पॉजिटिव है। ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में अहम रोल अदा करता है। अब इसको मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब फिर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। जब हमें कहीं कट लगता है, घाव बनता है, तो हमारे ब्लड जब लॉस होते हैं, तो ये थ्राम्बोकाइनेटिक कैस्केड प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें लगभग 13 फैक्टर रिलीज होते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये जाने एनसीईआरटी में जो है बहुत कम में निपटा दिया गया, गागर में सागर भरना वाला हिसाब किताब है। तो ये प्रोथ्राम्बिन हमारे ब्लड में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, इनको थ्राम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, यानी निष्क्रिय फॉर्म में रहते हैं, तो ये संदेशा भेजता है इसको कि आप एक्टिव हो जाइए, और ये इनएक्टिव से डायरेक्ट एक्टिव होते हैं थ्राम्बिन में। थ्राम्बिन जो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है हमारा, अब ये एक मैसेज किसको देता है, जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी फाइब्रिनोजन नाम का इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है, इसको सूचना देता है, और ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बनाते हैं। फाइब्रिन क्या है, ये जाली नुमा जो मेस बना हुआ है, जाली बनी हुई है, ये फाइब्रिन बनाती है, और इसी फाइब्रिन से ये चीजें आकर ऐसे थक्का दमा लेती हैं, डेड सबस्टेंसेस। ये जो हमारा डेड सबस्टेंसेस है, इसी पर आकर जुड़ जाता है, ये फाइब्रिन है, और इसी फाइब्रिन पर ये डेड सबस्टेंसेस जो है, ये जो हमारी कोशिकाएं, जो हमारे सेल मर जाते हैं, वो इसी पर ऐसे जड़ जाते हैं, इसीलिए
ये अच्छा, ये बहुत नजदीक नजदीक जगह, ये जो जाली दिख रही है आपको, ऐसा ना समझे कि यहाँ से ब्लड क्यों नहीं निकल जा रहा है, इनके जो स्पेस है बीच में बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये ब्लड को लॉस होने से बचा लेते हैं, और जिनमें कैल्शियम अहम रोल अदा करता है। अब आइए देखते हैं, मैं इसको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो जरूर हमसे कमेंट कर आप पूछें, और इसे स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ताकि मैं मिटाऊं और आगे बढ़ूं। दोस्तों वीडियो मेरा थोड़ा लंबी हो जाता है ज्यादा समझाने के चक्कर में, लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको ना पढ़ाऊं, ऐसे समझा बिना बताए चले जाऊं, तो आम लोगों और मेरे में क्या अंतर रहेगा। मिटा दूं दोस्तों इसको मैं, चलो मैं मिटाता हूं। चीजें दोस्तों आपको कोटा और कहीं जगह, मैं किसी जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूं स्पेशल, आपको कंटेंट कहीं से भी अगर आपको कम लगेगा, आप कंपेयर कर कर देख लीजिएगा कि आपके ये भाई, आपके ये दोस्त, आपके कुछ भी आप कह लें, जो है शुभ चिंतक, जो भी आप ना संज्ञा देना चाहें, आपको किसी के जगह से अगर कंटेंट में कहीं थोड़ी सी भी कमी आएगी तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर बताइएगा कि भैया आपने ये चीजें छोड़ दी, आप इस लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम कैसे आप पर विश्वास करें कि हमारी नैया या मझधार से निकाल देंगे आप, या हमें पार करा देंगे। दोस्तों आपको हम कहीं से भी कंटेंट में थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं रहेगा, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है इस चीजों का। दोस्तों अब देखिए, ये ब्लड क्लॉटिंग में डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट्स क्या रोल अदा करते हैं। मैं यहां दो चार्ट बना देता हूं। डैमेज टिश्यू, डैमेज टिश्यू यू कह लें रिलीज, बहुत बड़ा हो गया यार, चलो डैमेज टिश्यू रिलीज, और एक लाइन यहां हम पार देते हैं प्लेटलेट्स के लिए। किसके लिए? प्लेटलेट्स। तो ये हमारा डैमेज टिश्यू हो गया और ये हमारा प्लेटलेट्स हो गया। इनके फंक्शन क्या हैं? ये रिलीज करते हैं डैमेज टिश्यू सम फैक्टर, क्या? सम फैक्टर, नाम क्या दिया गया एनसीईआरटी में, कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं, जो काम क्या करते हैं? सम फैक्टर, व्हिच फंक्शन यूं कह लें हम, या जिसका काम रहता है, व्हिच फंक्शन, व्हिच एक्शन यूं कह ले। ये क्या करता है? इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग, क्या? इनिशिएट, इनिशिएट मतलब शुरू करता है, इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग, क्या? इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग। ये डैमेज टिश्यू है, कुछ फैक्टर रिलीज करता है और ये ब्लड क्लॉटिंग की शुरुआत करते हैं, हालांकि कंप्लीट नहीं करते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना। डैमेज टिश्यू जो डैमेज हो गए, यानी कि जब हमारा सेल कहीं से कटा, हमारे बॉडी में कहीं भी कट लगा तो वहां के सेल मर गए, उसी को डैमेज कहते हैं। तो जो डैमेज टिश्यू होते हैं कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो ब्लड के क्लॉटिंग में, यानी ब्लड के जमने में शुरुआती रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इन्हें इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब ये प्लेटलेट्स क्या करता है दोस्तों? प्लेटलेट्स ये भी कुछ फैक्टर रिलीज करता है, क्या? सम फैक्टर, क्या? सम फैक्टर रिलीज कह लें यूं, प्लेटलेट्स यूं कह लें रिलीज, यहां लिख लें ताकि आपको नोट बनाने में आसानी रहे। मैं ये कथा सिर्फ बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, भैया बहुत अच्छा बताए, लेकिन बाद में जब चीजें आपको भूल जाएंगे तो फिर उतना ही बड़ा मेरा लेक्चर आप देखेंगे, जो कि आपके मेहनत की बर्बादी होगी, और मैं ये नहीं चाहता हूं। तो रिलीज सम फैक्टर, क्या करते हैं ये? रिलीज सम फैक्टर, सॉरी दोस्तों, ये कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो एक्टिवेट करते हैं, क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग को, क्या? एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट क्लॉटिंग या ब्लड क्लॉटिंग। अब कहेंगे कि ये दोनों चीजें तो एक ही, आप समझा क्या रहे हैं? ये शुरुआत करता है ये,
उसको अहम रोल अदा करता है क्लॉट करने में, बंद एकदम पूरा प्रक्रिया तक पहुंचा देता है। तो ये चीजें हैं, ये डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, लेकिन ये यहाँ शुरुआत कर देता है और इसको ये मझधार तक का इसकी नैया पार करा देता है। यही चीज थी ब्लड क्लॉटिंग का। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दूं। हमने कहा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो अभी तो हमने ब्लड के बारे में चर्चा की थी, ब्लड हमारे जो थे जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स, ये क्या थे, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो बॉडी फ्लूइड को क्या हुआ, बॉडी फ्लूइड में हमारे लिम्फ भी आते हैं, ब्लड एंड लिम्फ दोनों आते हैं। लिम्फ क्या है दोस्तों, लिम्फ जो टिश्यू से निकले हुए, सेल्स से निकले हुए जो तरल पदार्थ होते हैं, या यूं कह लें कि सेल्स के बीच में पाए जाने वाले तरल पदार्थ। ये हमारा सेल्स है, कई सारे सेल हैं, कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, क्या टिश्यू बनाते हैं कई सारे सेल मिलकर। तो इन सेल्स के बीच में जो तरल पदार्थ हैं, ये जो तरल पदार्थ हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, क्या लिम्फ कहते हैं। तो ये भी हमारे बॉडी फ्लूइड में ही आते हैं दोस्तों, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, आप इसे नोट कर लें, फिर हम इसको मिटाकर लिम्फ के बारे में आएंगे जो बॉडी फ्लूइड का ही हिस्सा है, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड को। तो आप इसे नोट कर ले दोस्तों, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं मिटाऊं दोस्तों, चलो यहां से इसको हम मिटा देते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आप लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यूअसली रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी आपके अध्ययन में, आपके स्टडी में, आपके पढ़ने के उसमें, तो कोई चीज नहीं है कि आपको पीछे हटा दे। कैसे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि आपने गांव में देखा होगा, गांव में महिलाएं या पुरुष जो भी होते थे, जब पहले नलकूप नहीं हुआ करता था तो पानी निकालने के लिए लोग कुएं पे जाते थे। तो हमारे गांव में कुएं के जो चारों तरफ इर्द गिर्द वो बना रहता है चबूतरा। मार्कर कहाँ गया, जैसे देखते हैं ना, ये हमारा ऐसे ये कुआं हो गया, ये यूं कह लें, ये हमारा ये कुआं हो गया। तो इसके चारों तरफ ऐसे सीमेंटेड कुछ चबूतरे बने हुए रहते थे ना, और इसमें से ऐसे पानी डाल के रस्सी से, बाल्टी से महिलाएं ऐसे खींचती थी। यहाँ हम महिलाओं को बना लें यूं, ये रस्सी ऐसे पकड़ी है महिला और यहाँ खड़ी है और खींच रही है, बेचारी मशक्कत करके पानी निकालती थी। तो जो ये चबूतरा रहता था, ये पत्थर या सीमेंट का हुआ करता था। तो पत्थर या सीमेंट का हुआ करता था, तो बहुत हार्ड होता है और रस्सी बहुत कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। लेकिन देखते थे जब निरंतर ये पानी वहां से निकाला जाता था लोगों के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा, तो इस चबूतरे पर जहां से वो पानी निकलता था वहां पे रगड़ रगड़ कर निशान पड़ जाता था। तो इसी को संस्कृत में सिल कहा गया है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये सिल बोले तो ये हार्ड जो चीजें हैं, ये चबूतरे पर ये रस्सी इतनी कोमल होने के बावजूद निरंतरता के कारण, कंटिन्यूटी के कारण इस पर भी निशान छोड़ दे रही, इतने हार्ड चीज पर। यानी कि ये पत्थर को भी रगड़कर खत्म करने की प्रवृत्ति रख रही है। तो अगर इसी तरीके से आप कंटिन्यूटी रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहेंगे, अपने पढ़ाई के प्रति वफादार रहेंगे, दिखाने के लिए नहीं कि मैं डॉक्टर की तैयारी कर रहा हूं, तब तो आपका हो गया बेड़ा गर्क। आप अपने अंदर रखें ये जज्बा, ये हौसला, ये जुनून कि मुझे कुछ कर दिखाना है। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आपके काम आपको दिखाना है, काम करके दिखाना है। तो आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो इसी रस्सी के बाद आप भले ही कोमल हैं, आपका एग्जाम बहुत हार्ड है, लेकिन आप इस पर भी निशान छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये था आपके लिए थोड़ा मोटिवेशनल। अब भावनाओं में मत भइएगा, आइए हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, तो हम चर्चा क्या कर रहे थे, लिम्फ के बारे में। लिम्फ जो बॉडी फ्लूइड का ही हिस्सा है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। जो टिश्यू के हमारे सेल्स जो रहते हैं, उन्हीं सेल्स में से निकला हुआ
उन्हें यहाँ टिश्यू में से निकले हुए पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम लिम्फ के नाम से कहते हैं। लिम्फ हमारे ही सेल्स का हिस्सा है जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों लिम्फ के बारे में हम चर्चा कर लेंगे और जैसे ही लिम्फ का ये टॉपिक खत्म होगा फिर हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों लिम्फ हम कह लें, लिम्फ या यूं कह लें कि टिश्यू फ्लूइड, क्या टिश्यू फ्लूइड। तो ये जो लिम्फ है हमने पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारे सेल जो होते हैं, सेल्स हमारे कई सारे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं और ये सेल्स में से जो तरल पदार्थ निकलता है तो इन सेल्स के बीच में भर जाता है ऐसे 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 ये तरल पदार्थ, तो इन सेल के बीच में पाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं कि ये टिश्यू के बीच में भरा हुआ पदार्थ है, फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, इसीलिए इसको टिश्यू फ्लूइड का नाम दिया गया। इसको लिम्फ भी कहा जाता है। तो कहीं लिम्फ आए तो आप कंफ्यूजन ना हो, वो कुछ कोई बड़ी बीमारी नहीं है जो तालाब और नदियों में पाई जा रही है। ये क्या है, ये टिश्यू फ्लूइड है, यानी सेल्स के बीच में पाए जाने वाले फ्लूइड है, तरल पदार्थ हैं। अब ये यूं कह लें, ये तरल पदार्थ कैसे आए, सेल्स से तो रिलीज ही हुए। हमारे प्रत्येक सेल से होते हुए बारीक सी नलिकाएं बहती हैं, क्या, कैपिलरी, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में कह लें कैपिलरी। ये जो कैपिलरी है ब्लड की, ये हमारा ब्लड वाहिनी है, बारीक सी, बहुत बारीक होती हैं। ये तो मैं मोटा समझाने के लिए, तो हमारी ब्लड कैपिलरी से ब्लड में से कई चीजें बहती हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, फैटी एसिड हुआ, कई चीजें होती हैं, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सारी चीजें हमारे ब्लड ही तो कैरी करती हैं। इसी तरीके से इसी कैपिलरी के थ्रू तो हमारे सेल से ऑक्सीजन हमारे सेल को जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे लंग्स के थ्रू रिलीज आउट कर दिया जाता है। यही कैपिलरी अहम रोल अदा करती है, इससे अटैच होती है हमारे हर प्रत्येक सेल से। तो इसमें से कुछ चीजें हमारे टिश्यू में भी आती हैं, सेल्स के बीच में भी आती हैं, जैसे ये ब्लड कैपिलरी से अमाइनो एसिड आया, ग्लूकोज आया, ए हम इसको अमाइनो एसिड को कह लें, या ग्लूकोज आया, यही सब कैपिलरी से ही तो आती हैं, जो हमारे सेल्स में जाती हैं। तभी तो इन अमाइनो एसिड या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स से, हमारे ब्लड कैपिलरी से होते हुए हमारे सेल्स और टिश्यू के बीच में जाता है और उन्हें ऑक्सीकरण कर ऑक्सीडेशन कर उनका ब्रेकडाउन करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वाटर मिलता है, और यूं कह लें कि वाटर, एनर्जी, ये सब हमारी चीजें मिलती हैं इन्हीं इसी के कारण, इसी के कारण। और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है ब्रेकडाउन जब ये सारी चीजें होती हैं। तो यूं कह लें कि अमाइनो एसिड मिल गया हमें, ग्लूकोज हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स से इससे इसमें अंदर चले गया, तो ये एक्सचेंज होता है इन्हीं कैपिलरी के थ्रू। तो आप ब्लड फ्लूइड और सर्कुलेशन में समझ ही गए। यूं कह लें कि हम इसे बी सेल कह लें, बीटा सेल हमारा सेल जो है, तो इसमें ऑक्सीजन जो हमारा है इस फ्लूइड से सेल्स में गया, जो हमारे ब्लड से ऑक्सीजन आया तो फ्लूइड में ही आया, फिर फ्लूइड के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा सेल्स के अंदर ऑक्सीजन इंटर किया, और ऑक्सीजन से हमारे सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस मात्रा में हो गई, जो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फ्लूइड में रिलीज हो गई, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फ्लूइड से होते हुए हमारे कैपिलरी में चला जाता है। किसमें, कैपिलरी में। और कैपिलरी यानी कि ब्लड के थ्रू सर्कुलेट कर लंग्स को जाता है, जो एल्वेलाई होती है, और एल्वेलाई के थ्रू हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। अब ये प्रक्रिया आपको समझ में आया कि बॉडी फ्लूइड का क्या रोल है। इसको हम ऐसे बना लें, यूं एक समझ लें कि ये नलिका है, या जिस तरीके से हमारा ब्लड वेसल्स होता है, रक्तवाहिनियां, या जो भी आप समझना चाहें हिंदी में, तो ये हमारा एक ब्लड वेसल्स की तरह ये हमारे बॉडी फ्लूइड के लिए हमने एक वेसल्स बना लिए। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से हमने बना लिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल से रिलीज हुआ
और इस तरीके से लिम्फ से होते हुए ये हमारा लिम्फ, यूं कह ले कि ये बहुत सारे ऐसे लिम्फ यानी कि फ्लूइड हैं जिसको हम लिम्फ कह रहे हैं, और ब्लड से होते हुए हमारे लंग्स को जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन इसी के थ्रू आके सेल में जुड़ता है। ये हमारा लिम्फ है दोस्तों। अभी भी आपको नहीं समझ में आया, फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको जब तक समझ में नहीं आएंगी आपको रिलेट नहीं कर पाएंगे। ये चैप्टर आपके ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन दोनों से है ये टॉपिक। देखिए ये ब्लड कैपिलरी प्रत्येक सेल से अटैच होती है, प्रत्येक सेल से अटैच होती है। तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं अंदर की तरफ, तो ऑक्सीजन जब अंदर लिए तो यही ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई से हमारे ब्लड कैपिलरी से अटैच होती है। ब्लड कैपिलरी में और हमारे सेल्स के बीच में 3 लेयर होती हैं, एंडोथेलियम, क्या कहते हैं, बेसमेंट और एंडोमेम्ब्रेन। क्या है? तो इन 3 सेलों से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है हमारा ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन कर सेल्स में जाता है। सेल में जो ऑक्सीजन की मात्रा, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड या ये जो चीजें हैं ब्रेक डाउन होती है, तो ग्लूकोज वगैरह, तो ये जब ऑक्सीजन हम ज्यादा लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो अमाइनो एसिड हो या ग्लूकोज हो या फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होता है, तो हमें क्या मिलता है? वाटर मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी का हम यूज कर अपने डेली एक्टिविटी का काम करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, हंसना, जो भी काम करते हैं वो उसी एनर्जी से करते हैं जो हमारे अमाइनो एसिड या फैटी एसिड या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल में निकली, अब उससे हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, तो उससे निकालने के लिए यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से, बीटा सेल से निकला और हमारे फ्लूइड में आया। किसमें? लिम्फ में आया। किसमें आया? यही लिम्फ में आया। ये जो हम बारीक बारीक को बनाए हैं, ये लिम्फ इसी लिम्फ में आ गया। अब इसी लिम्फ से होते हुए ब्लड कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी से हमारे लंग्स के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर दिया जाएगा। तो यही था हमारा लिम्फ। लिम्फ का रोल हमारे कई चीजों में, यानी कि यूं कह लें कि गैसेज एक्सचेंज में भी अहम रोल अदा करता है, या फिर ये कह लें कि सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे अमाइनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लूकोज को ये सेल तक पहुंचाने का काम करता है लिम्फ। दोस्तों टिश्यू, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ या इंटरस्टिशियल। क्या? इंटरस्टिशियल। क्या? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या? इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसको कहते हैं, यानी दो सेल के इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल मतलब दो सेल के बीच में पाया जाने वाला तरल पदार्थ, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि टिश्यू के अंदर ही पाया जाने वाला तरल पदार्थ है, और लिम्फ तो वही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होंगी। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो या बहुत बोरिंग लग रहा हो, दोनों चीजें, तो आप हमें जरूर बताएं। अगर सुधार की जरूरत होगी तो हम सुधार करेंगे, और आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि टिश्यू फ्लूइड हैज सम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। कहते हैं ना कि यानी टिश्यू फ्लूइड और प्लाज्मा में एक जैसे मिनरल पाए जाते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड जो हमारा है और जो प्लाज्मा है, जो हमारा प्लाज्मा, आप कैसे कहेंगे प्लाज्मा क्या है? यूं ही हम क्लियर कर देते हैं। यहीं पर हमारा जो ब्लड है दोस्तों, ये ब्लड दो पार्ट में हम डिवाइड इसको करेंगे, तो जिसमें से ब्लड में हमारे 55% हमारा क्या है? प्लाज्मा है, और 45% हमारा क्या है? 45% हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है। क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट है। ये सब चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम मुंहजबानी। हमारी तरह आप भी हो जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 55% प्लाज्मा, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है हमारे ब्लड में। तो यही प्लाज्मा और ये जो लिम्फ है, देखिए ये ब्लड कैपिलरी में पाया जा रहा है। ये सारी चीजें, ये जो प्लाज्मा है 55%, जो 55% है हमारे ब्लड का सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो कहां पाया जा रहा है? ब्लड में पाया जा रहा है। जबकि लिम्फ कहां पाया जा रहा है? टिश्यू के बीच में पाया जा रहा है, यानी सेल्स में पाया जा रहा है। दोनों में समझ, तरल पदार्थ दोनों है। ये प्लाज्मा भी फ्लूइड है। क्या है? ये फ्लूइड है, तरल पदार्थ ही है। और फॉर्म्ड एलिमेंट भी हमारे तरल पदार्थ, इसमें सेल्स की मात्रा, इसको फॉर्म्ड एलिमेंट कह रहे हैं। लेकिन ये भी फ्लूइड है। क्या है? ये
ये भी तो फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, लेकिन इस दोनों फ्लूइड में अंतर क्या है? एक ब्लड में पाया जा रहा है और दूसरा सेल्स के बीच में पाया जा रहा है, और दोनों में सेम प्रकार के एलिमेंट, सेम टाइप के, एक जैसे ही क्या कहते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। किसमें? प्लाज्मा में और लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो दोस्तों ये चीजें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएंगी। एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द टिश्यू और सेल्स टेक प्लेस बाय द टिश्यू फ्लूइड। जैसा हमने पहले बताया कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर सिंपल सब्सटेंसेस या सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड का भी एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? लिम्फ्स के थ्रू होता है। तो आपको ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आएंगी। लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द ड्रेन्स बैक इन द मेजर वेन, वेना कावा। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सेल्स। लिम्फेटिक सेल्स जो लिम्फ को ले जाने वाली सेल्स होती हैं, वो क्या करते हैं? कलेक्ट द टिश्यू फ्लूइड। ये देखो, ये टिश्यू फ्लूइड को, ये टिश्यू फ्लूइड को ये लेके जा रही है कलेक्ट कर कर, और कहा करती हैं? वेना कावा में उलेट देती हैं। ये सारी चीजें जो है टिश्यू फ्लूइड को ले जाएंगी और किसमें पलटती हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या समझे? सिस्टम मतलब जब दो से अधिक चीजें एक साथ में मिलकर काम कर रही हैं तो उसी को हम सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा आर्गन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये सब एक आर्गन है। जब एक साथ मिलकर काम करने लगेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? आर्गन सिस्टम कहेंगे। इसी तरीके से ये लिम्फेटिक सिस्टम हम कह रहे हैं। कई सारे लिम्फ वेन जो है, लिम्फ वेसल्स आपस में मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाएंगे और ये क्या करेंगे? ये सारी चीजें वेना कावा में लेकर जाकर उड़ेल देंगे। कहां? वेना कावा में। लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर वेना कावा में क्या करता है? भेज देता है। फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज नोन एज लिम्फ फ्लूइड। ये लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड पाया जाएगा उसी को हम लिम्फ कह रहे हैं। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड। प्लाज्मा क्या है? कलरलेस है। प्लाज्मा में भी कोई कलर नहीं है, ये पानी की तरह चिपचिपा हो रहा है, पानी की तरह होता है। इसी तरीके से लिम्फ में भी कोई कलर नहीं पाया जाता, ये भी तरल पदार्थ ही है। लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट। क्या? लिम्फोसाइट, जिसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो हमारे होते हैं, ये लिम्फ ही कंटेन करते हैं, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि इम्यून सिस्टम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कोरोना में आपने कई टीवी चैनलों में बहस देखा होगा कि हमारी इम्यूनिटी के लिए ये चीजें खाएं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, या जो बच्चे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें ट्रेनर बताता है कि आप ये चीजें लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इनहेंस करेगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, या डाइटिशियन से आप सलाह लेते हैं तो ये सारी इम्यून सिस्टम के लिए जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट है, हमारे लिम्फ में पाए जाते हैं, टिश्यू फ्लूइड में पाए जाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ द हार्मोन न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन जो हमारे होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारी चीजें किसके थ्रू ले जाई जाती हैं? कहते हैं ना, एक न्यूरल सिस्टम होता है, एक मैकेनिकल सिस्टम होता है। न्यूरल सिस्टम और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और केमिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है हमारे न्यूरॉन के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो फास्ट और तेज होता है। जब कोई चीज हमें कोई कांटा लगा दिया, कहीं हम जल गए, तो खट से हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के उस पार्ट से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हमारे ब्रेन को बताता है और तुरंत हम सचेत हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया। लेकिन केमिकल सिस्टम जो होता है, जब हमें कोई चीज कहीं हुई तो वो हम दवा खाए तो धीरे धीरे उस स्थान तक का जाकर असर हो रहा है। जैसे हमें यहाँ खुजलाहट हुई, इन्फेक्शन हुआ या कुछ हुआ, तो हम जब मेडिसिन ले रहे हैं तो हम मेडिसिन तो ले रहे हैं, हमारे स्टमक में जा रहा है वो मेडिसिन, लेकिन यहाँ कैसे ठीक हो रहा है? तो वो केमिकल के थ्रू होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम फास्ट होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है, जो न्यूरॉन के थ्रू होता है। लेकिन केमिकल सिस्टम जो होता है वो शॉर्ट लिव होता है, नहीं लॉन्ग लिव्ड होता है, लंबे समय तक होता है, लेकिन स्लो होता है। और जो केमिकल क्या कहते हैं सिस्टम हमारे थ्रू होता है, केमिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, केमिकल सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, तो केमिकल सिस्टम इसी लिम्फ के थ्रू होके जाता है। यानी कि लिम्फ के थ्रू ही होकर हमारी सूचनाएं, हमारे हार्मोन्स जाते हैं और हमारे टारगेट तक पहुंचते हैं। तो ये स्लो थोड़े होते हैं। बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई, लेकिन इसी से कनेक्ट थी ताकि आप
अगली बार जब वहां उस चैप्टर में भी पढ़ेंगे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे दोस्तों। फैट आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। जो फैट्स होता है ना, वसा जिसको हम कह सकते हैं या चर्बी आम भाषा में कह लें, वो कहां से एब्जॉर्ब होती हैं? इसी लिम्फ में जो फैट्स पाई जाती हैं, जो वो इसी लिम्फ से कौन लैक्टियल्स, जो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे आंत के वाल में लैक्टियल्स पाए जाते हैं, वही यहां से फैट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फैटी पदार्थ मत खाइए, वो इंटेस्टाइन उसी को एब्जॉर्ब करता है। कहां से? इसी लिम्फ से, यानी इसी फ्लूइड से, टिश्यू फ्लूइड से। तो दोस्तों ये सब चीजें थी हमारे लिम्फ के बारे में। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और भर भर कर अपने इस प्यारे चैनल पर बायोलॉजी सल को आप अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें, आसान भाषा में लाते रहें। बाय बाय, सी यू अगेन दोस्तों।